आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर में एमीन की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स। तो जो हम लोग क्रियात्मक समूह देख रहे हैं इस चैप्टर में, उसमें एक क्रियात्मक समूह हमारा रहता है एमीन। तो एमीन को NH2 से प्रदर्शित करते हैं। NH2 है एमीन। यह जो एमीन है ये 3 प्रकार का हो सकता है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो तीनों प्रकार की एमीन का स्ट्रक्चर आज हम लोग देखेंगे। तो जो एमीन है NH2, इसमें क्रियात्मक समूह के रूप में जब ये पाया जाता है तो इस प्रकार से एक इधर कोई सा R ग्रुप जुड़ा रहता है और NH2 के रूप में रहता है। तो ये हमारा प्राथमिक एमीन कहलाएगा। जब 2 R ग्रुप जुड़ा रहता है और NH रहता है तो हमारा द्वितीयक एमीन हो जाता है। और इस नाइट्रोजन के साथ 3 R ग्रुप जब जुड़ा रहता है तो ये हमारा तृतीयक एमीन कहलाता है। तो इन सब एमीन में जो नाइट्रोजन है ये हमारा केंद्रीय परमाणु कहलाएगा और इस नाइट्रोजन में sp3 संकरण पाया जाता है। जब sp3 संकरण पाया जाएगा तो p का 3 कक्षक और s का 1 कक्षक, माने कि टोटल 4 कक्षक संकरण में भाग लेंगे और 4 नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। तो जो 4 नया संकरित कक्षक बनेगा उन्हीं कक्षकों के साथ इस R का और दोनों H का या फिर 2 R और 1 H का और इन तीनों R का अतिव्यापन होगा तो इसका पूरा एमीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्राथमिक एमीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हमारा प्राथमिक एमीन जिसमें नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है और sp3 संकरण इसमें होगा तो 4 संकरित कक्षक बना है। ये पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 नए संकरित कक्षक इसमें बने हैं। तो इन चारों संकरित कक्षक में नाइट्रोजन में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है तो वह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पहले एक कक्षक में पाया जाएगा। तो जो तीनों एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन का नाइट्रोजन है, ये 3 डिग्री एमीन का, तीनों में क्या होगा, sp3 संकरण पाया जाएगा और 4 संकरित कक्षक बनेंगे। यह जो इस प्रकार से लोड दिख रहा है ये हमारे संकरित कक्षक का है। तीनों में 4-4 संकरित कक्षक रहेंगे। अब हर नाइट्रोजन पे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है तो तीनों एमीन में एक कक्षक में हमेशा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपना जगह बनाएगा। तो इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसमें भी और इसमें भी है। उसके बाद जो प्राथमिक एमीन है इसमें देखते हैं तो 1 R और 2 हाइड्रोजन, 1 और 2 3 कक्षक के साथ ये तीनों अतिव्यापन करेंगे। तो ये जो R है यहाँ पे अतिव्यापन कर रहा है एक कक्षक के साथ और 2 हाइड्रोजन इन 2 कक्षकों के साथ अतिव्यापन करता है, जिससे प्राथमिक एमीन का स्ट्रक्चर हमको चतुष्फलकीय रूप में मिलेगा। तो यह हो गया प्राथमिक एमीन का स्ट्रक्चर। द्वितीयक एमीन में देखते हैं तो इसमें 2 R ग्रुप और 1 H, 2 R और 1 H, इन तीनों के साथ अपना अपना अतिव्यापन करेगा। पहला में R, दूसरा में भी R और तीसरा में H। तो ये 2 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर है। तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन के साथ 3 R ग्रुप जुड़ा रहता है तो इसके 3 जो बचे हुए संकरित कक्षक हैं इन तीनों के साथ एक R कक्षक अतिव्यापन कर लेता है और 3 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर बना देता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बंद कोण का मान है वो कितना पाया जाएगा। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी इसमें पाया जा रहा है, यह है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इधर जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाएगा। तो एमीन में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों पाया जाता है, जिसके कारण इसमें जो बंद कोण है 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। sp3 संकरण है तो, लेकिन क्या होगा, दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच, जिसके कारण इसमें बंद कोण का मान घट जाता है और 1 डिग्री और 2 डिग्री
माने कि इन दोनों के लिए बंद कोण का मान 107 अंश पाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो 3 डिग्री एमीन है, माने कि इसमें बंद कोण का मान 107 अंश से ज्यादा पाया जाता है, माने कि लगभग 108 अंश के बराबर पाया जाएगा। तो ये हो गया तीनों प्रकार की एमीन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग आगे देखेंगे आज एमीन के रासायनिक गुण या फिर केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो एमीन रहता है उसके रासायनिक गुण में देखते हैं तो कुछ अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। पहला है एमीन जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जैसे अमोनिया का सूत्र है NH3, उसी प्रकार जो एमीन है अमोनिया में क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है जिसको वह दान करके क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार जो एमीन है, कोई सा भी एमीन हो, चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक हो, तीनों एमीन में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है जिसको यह दान करने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण ये क्या होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकता है या फिर इस इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण बाहर से क्या करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है और क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। तो एमीन में क्षारीय प्रकृति पाई जाती है, ये पहला उसका प्रॉपर्टी हो गया। तो ये क्या करेगा, अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं किसको, जल को, तो यहाँ से प्रोटॉन प्राप्त करता है और ये क्या करेगा, अमोनियम आयन का निर्माण करता है। तो जो प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है और तृतीयक एमीन, तीनों क्या करेंगे, क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि इसका रिएक्शन कि जब क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा तो किस प्रकार से इसमें होगा। तो जो RNH2 ये हमारा प्राथमिक एमीन है, इसके साथ क्या करेंगे, जब जल के अणु का रिएक्शन कराते हैं वाटर मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो RNH है ये H+ और OH- आयन में टूट जाता है जल, और इसका जो H+ है ये ग्रहण कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। यहाँ से RNH2 था और इस हाइड्रोजन को लेकर के NH3 बना देगा, प्लस यहाँ का OH- आयन यहाँ पे बचा रहेगा। तो इसमें जो RNH3 है, H+ के कारण इस पे प्लस चार्ज आता है और इस पे माइनस चार्ज आएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कि वियोजन स्थिरांक यहाँ पे निकालते हैं। तो वियोजन स्थिरांक को Kb से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की सांद्रता का गुणनफल, माने कि RNH3+ का सांद्रता, इसकी सांद्रता इंटू यहाँ पे हो जाएगा OH- आयन की सांद्रता बटा करेंगे रिएक्टेंट की सांद्रता का गुणनफल। तो यहाँ पे आ जाएगा RNH2 और यहाँ पे आएगा H2O की सांद्रता। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग वियोजन स्थिरांक निकाल सकते हैं, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति के लिए निकाला जाता है और यह क्षारीय प्रवृत्ति एमीन के लिए दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यह जो Kb का मान निकला है, इसको अगर हम लोग किसके रूप में लेंगे, लॉग के रूप में लेंगे, तो ये हो जाएगा log Kb बराबर -log10 Kb। इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा Pkb बराबर हो जाता है -log10 Kb। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग निकालते हैं। तो जो Pkb का मान है वो क्या होगा, Pkb किसका मान है, ये क्षारीय प्रवृत्ति का मान है, और जो Pka रहता है ये अम्लीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो क्षारीय और अम्लीय दोनों को जब प्लस करेंगे तो इसका मान pH स्केल में 14 के बराबर होगा। तो अगर इसका मान पता है तो
14 में से इसको घटाएंगे तो इसका मान पता चलेगा और इसका मान पता है, तो 14 में से इसको घटा देंगे तो pKa का मान हमको पता चल जाता है। तो यह है क्षारीय और अम्लीय प्रवृत्ति। अगर हम लोग देखते हैं कि जो एमीन रहते हैं, ये 3 ठो एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनमें सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा और सबसे कम क्षारीय कौन होगा, इसमें देखते हैं। तो जो तृतीयक एमीन है, मान लो कि 3 डिग्री एमीन है, यह सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। उसके बाद 2 डिग्री एमीन की क्षारकता होगी, उसके बाद प्राथमिक एमीन की क्षारकता, और सबसे कम जो है NH3 या फिर अमोनिया की क्षारकता का मान सबसे कम पाया जाता है। तो इसी क्रम में इनमें क्षारीय प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन जब एल्किल ग्रुप जब पाया जाता है, CH3 R की जगह में जब CH3 रहेगा, उस स्थिति में 2 डिग्री एमीन ज़्यादा क्षारीय हो जाता है और प्राथमिक एमीन कम क्षारीय होगा और सबसे कम क्षारीय होता है 3 डिग्री एमीन। तो उसको ध्यान रखना आप लोग और इसको याद करके रखना। उसके बाद आता है क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो एमीन ग्रुप की क्षारकता को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसमें पहला आता है +I प्रभाव। तो जो +I प्रभाव है, ये प्रेरणिक प्रभाव है, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा, R ग्रुप जब जुड़ा रहता है एल्किल ग्रुप, तो ये क्या करता है, +I प्रभाव डालता है, जिसके कारण क्या होगा, जो +I प्रभाव जब डालेगा तो इसमें नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाने का काम करेगा। जैसे कि RNH2 है, ये R क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके नाइट्रोजन की ओर भेजेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसमें जो +I प्रभाव के कारण क्षारकता का मान बढ़ते हुए जाएगा। माने कि जितना ज़्यादा R ग्रुप होगा उतना ज़्यादा +I इफेक्ट होगा, और जितना +I इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा और बाहर से प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। माने कि क्षारकता का मान क्या होगा, और आगे बढ़ते हुए जाती है। इसीलिए जो 3 डिग्री एमीन है उसमें 3 ठो R ग्रुप रहता है, तो सबसे ज़्यादा क्षारीय क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन की क्षारकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद दूसरा प्रभाव है स्टेरिक प्रभाव। तो स्टेरिक प्रभाव में क्या होता है, जैसे जैसे ये जो एल्किल ग्रुप है इसका आकार बढ़ता जाएगा, तो ये क्या करेंगे, इसका आकार जैसे जैसे बढ़ता हुआ जाएगा तो ये नाइट्रोजन को चारों ओर से घेरने का काम करेंगे। तो इस प्रकार नाइट्रोजन को घेरते हैं तो क्या होता है, उसमें जो बाहर से आने वाला प्रोटॉन है, जैसे H+ आयन इधर आ रहा है, लेकिन ये बड़ा बड़ा R ग्रुप इसको घेर दिया है, तो यह प्रोटॉन नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्षारकता का मान क्या हो जाएगा, कम होते हुए जाता है। तो जो स्टेरिक प्रभाव के कारण क्षारकता का मान कम होगा और +I प्रभाव के कारण क्षारकता का मान बढ़ जाएगा। उसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग जलयोजन प्रभाव। तो जलयोजन प्रभाव में क्या होगा, जो जल के अणु एमीन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने का गुण रखेंगे। तो जो एमीन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बंध बना लेंगे, जिसके कारण सर्वाधिक स्थायित्व का गुण उसमें पाया जाएगा और एमीन की क्षारकता कम हो जाएगी। माने कि जो एमीन का हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन बंध बनाने में उपयोग हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो बाहर से H+ आयन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी और जो एमीन की क्षारकता का मान कम होते हुए जाएगा। तो 3 प्रकार का प्रभाव होता है जो एमीन की क्षारकता को प्रभावित करेगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं एल्किल एमीन एरिल एमीन की तुलना में अधिक क्षारीय होता है। जो एल्किल एमीन है, माने कि जो RNH2 है, इसमें R की जगह कोई सा भी एल्किल ग्रुप होगा, जैसे कि CH3, C2, H5 आदि, तो ये एल्किल एमीन कहलाएगा।
ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो जो एल्किलेमिन है ये ज़्यादा क्षारीय होगा और एरिलेमिन की क्षारकता कम पाई जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं कि बेंजीन रिंग में उपस्थित प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव। अब जब एरिलेमिन का देखते हैं तो एरिलेमिन में बेंजीन रिंग पाया जाता है। तो जो बेंजीन रिंग में क्या होता है, कभी कभी प्रतिस्थापी ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएंगे, कभी कभी इसमें साइनो ग्रुप आ जाता है, कभी कभी इसमें CH3 ग्रुप आ जाता है। इन सभी ग्रुप जब जुड़ा रहेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है क्षारकता पे, उसको बताया गया है। तो जैसे कि कोई सा ये हमारा बेंजीन रिंग है और इसमें हमारा NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस बेंजीन रिंग पे जब माइनस आई वाले कोई ग्रुप आएंगे, जैसे कि NO2, CN और क्या आता है, इस प्रकार के माइनस आई वाले जब कोई ग्रुप आता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच लेंगे। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण प्रोटॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा और इसकी क्षारकता का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। माने कि जब माइनस आई वाले ग्रुप बेंजीन में जुड़ेंगे तो क्षारकता का मान कम हो जाता है और जब प्लस आई वाले कोई ग्रुप जैसे कि CH3, OCH3 इस प्रकार से कोई ग्रुप जुड़ते हैं तो क्षारकता का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। तो ये है इस पे पड़ने वाला प्रभाव। तो ये सभी प्रभाव प्लस आई कहलाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, और ये दोनों माइनस आई प्रभाव कहलाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का काम करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। तो अगला है आर्थो प्रभाव। तो आर्थो प्रभाव में क्या होगा, कोई सा भी बेंजीन रिंग में एक एमीन जुड़ा हुआ है, इसके आर्थो पोजीशन पे, माने इसके यहाँ ये आर्थो है और ये आर्थो है, यहाँ और यहाँ पे जब कोई ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उस पे जो प्रभाव पड़ता है उसको बोला जाता है आर्थो प्रभाव। तो आर्थो प्रभाव में भी क्या होगा, क्षारकता का मान कम हो जाता है। माने कि जो है NH2 के आर्थो पे कोई ग्रुप उपस्थित है तो इसकी क्षारकता का मान कम हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं नाइट्रोजन परमाणु पर प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव। तो जो नाइट्रोजन है, जो एमीन है, इस नाइट्रोजन पे अगर कोई अन्य ग्रुप आकर के जुड़ता है तो उसका प्रभाव भी क्या होगा, एमीन की क्षारकता पर पड़ता है। तो ये सभी हैं जो एमीन की क्षारकता को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं एमीन का नाभिक स्नेही गुण। तो जो एमीन रहता है उसका नाभिक स्नेही गुण के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक। आप लोग एमीन की क्षारकता को अच्छे से पढ़ना, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे।